So, my name is Gurbaksh Dang. I am a chartered accountant. I'm an ex Deloitte. मेरी फर्म हैगी है आर्ट सेक्टर ਵਿੱਚ दिल्ली दिल्ली भी हैगी सी ए फर्म सो बेसिकली जो बजट है मैं कहूँगा इट इज़ बेसिस ऑन 3 एरियाज वन इज़ मैन्युफैक्चरिंग MSMEs उन्होंने MSMEs ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਦੂਜਾ ਏਰੀਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਬਿਹਾਰ ਸਾਈਡ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਐਂਡ ਥਰਡ ਏਰੀਆ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਲੀਫਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਮਿੰਗ ਵਨ ਬਾय वन MSMEs ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਕੋਲੈਟਰਲਾਈਜ਼ ਜੋ ਲੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਰਗੇਜ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਫਰੋਮ 25 ਕਰੋੜਸ ਟੂ 100 ਕਰੋੜਸ ਨਾਓ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ ਅ ਲੋਨ ਅਪ ਟੂ 100 ਕਰੋੜਸ without uncollateralized loan, which is a very good part of it, which I see. Second, Mudra loans, they have increased from 10 lakhs to 20 lakhs. That is also a very good thing which they have done. Third part of the budget in MSMEs I see, new credit rating agency. बिकॉज पहला क्या होता सी वॉट यू विल सी कि पहले आपका 700 रुपये 700 सिबिल है उसके प्लस है तो ही आपको लोन्स वगैरह मिलते थे नाउ यू विल सी अ न्यू क्रेडिट रेटिंग एजेंसी वेयर यू कैन टेक लोन्स ऑन न्यू असेसमेंट मॉडल विच विल कम जिसमें आप लोन ले पाओगे नॉट जस्ट जो ओल्ड स्कूल मॉडल हमारा चल रहा था कि 700 से ऊपर है तभी आप लोन ले सकते हो क्योंकि क्रेडिट कार्ड्स की वजह से कईयों के सिबिल्स ख़राब हो जाते थे 650 से नीचे होता था तो ऊपर गाइडलाइंस होती थी कि हम लोन नहीं दे पाएंगे तो MSME के जो प्रमोटर्स थे जिनकी वजह से ये इम्पैक्ट हो रहा था वो एरिया उन्होंने काफ़ी अच्छे से कवर किया है स्ट्रेस पीरियड जो था जो SMA लोन्स कैटेगरी को NPA में ना ले जाने के लिए वो उन्होंने एक्सटेंड किया है ताकि NPA जल्द से जल्द ना बने और SMA लोन्स की कैटेगरी में ही रहें और वो अपने आप को और क्रेडिट लेके उसको बाहर आने की कोशिश कर सकते हैं वो उन्होंने एक अच्छी स्कीम लेके आए हैं सिडबी की जो नई ब्रांचेस आई हैं वो भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट करेंगी डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स आ रही हैं वो काफ़ी इनको हेल्प करेंगी तो दैट एरिया इज़ वन इन वी कैन सी इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो सेकंड पार्ट है हमारा इनकम टैक्स में हम बात करें तो मेरे ख्याल से रेट्स में इतना कोई खास फ़र्क नहीं हुआ है बट हाँ गवर्नमेंट हैज़ फोकस्ड ऑन द न्यू टैक्स रिजीम जो न्यू टैक्स रिजीम आई है आई थिंक वो लोगों को चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा न्यू टैक्स रिजीम में आ जाएं ये डिडक्शंस के चक्कर में ना पड़े ताकि टैक्स सिंप्लीफाई हो पाए और कॉम्प्रिहेंसिव हो पाए ना कि ये डिडक्शंस एक 80C 80GG 80GGA वो जो अलग अलग पॉलिटिकल डोनेशंस और वो वाला जो पार्ट है उसको वो उनसे लोगों को उससे बाहर निकाल के एक सिंप्लीफाइड सैलरीड क्लास लोगों को लेके जाना चाह रहे हैं जो हमने इस बजट में देखा है दूसरा उन्होंने एक नई विवाद से विश्वास स्कीम लेके आए हैं जो 2024 आई है जो पहले भी थी बट इन्होंने 2020 में ख़त्म कर दी थी अब उन्होंने दोबारा उस स्कीम को 2024 इंट्रोड्यूस किया है क्योंकि लिटिगेशन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है तो उसको कम करने के लिए दे हैव पुट दैट स्कीम और एंजल टैक्स मतलब अगर आप स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड हैं और आपने अपने शेयर्स बेचे हैं या कंपनी में नए शेयर्स लिए हैं इशू करके तो जो एंजल टैक्स लगता था वो सारी कैटेगरीज़ को उन्होंने कवर कर दिया नॉट जस्ट कि हाँ भाई कोई किसी ने अपना रजिस्ट्रेशन कर रखी है कोई सेबी रजिस्टर्ड बंदा है और जो वो इन्वेस्ट कर रहा है अपने एंजल फंड में स्टार्टअप में तो ही उसको एग्जेम्पशन मिलेगी उन्होंने ऑल कैटेगरीज़ के लिए वो जो एंजल टैक्स है वो बहुत बड़ा बेनिफिट दे दिया है इसमें काफ़ी टैक्स प्लानिंग हो सकती है लोग अब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करेंगे स्टार्टअप में बिकॉज एंजल टैक्स अब फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर भी अब कोई टैक्स रेट नहीं है उन्होंने ऑल क्लास कर दिया तो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी और स्टार्टअप्स में यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहेंगे बिकॉज उनको कोई टैक्स रेट नहीं लगेगा तो इट इज़ अ बिग रिफॉर्म जो हम लोग टैक्स रेट में देखेंगे फॉरेन कंपनीज़ को भी उन्होंने प्रमोट किया है इंडिया के लिए पहले 40% टैक्स रेट लगता था फॉर फॉरेन नाउ दे हैव रिड्यूस्ड इट टू 35% जो बहुत अच्छा रिफॉर्म आया है और TDS हम कह सकते हैं जो 5% TDS रेट था उन्होंने 5% वाले क्लॉज को 2% के साथ मर्ज कर दिया तो अब लोगों के TDS कम कटेंगे तो वो भी एक अच्छी चीज़ हम देख रहे हैं उन्होंने इन एरियाज़ के ऊपर काफ़ी फोकस किया जो उन्होंने ख़ास बात करी है कि सैलरीड का क्लास एम्प्लॉय को कितना क्या बेनिफिट मिलेगा तो आई डोंट सी मच ऑफ अ चेंज 17,500 का बेनिफिट है ओवरऑल अगर मैं देखूँ न्यू टैक्स रिजीम में जो पहले से और इस साल से जो बेनिफिट करेगा तो इट इज़ नॉट मच बट ठीक है समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग व्हाट वी कैन कॉल सो मूविंग ऑन तो दिस इज़ द हाईलाइट्स व्हाट वी कैन से इन रिस्पेक्ट ऑफ आवर बजट
और हाँ आए हैं डिजिटलाइजेशन ऑफ मैप्स एंड एवरीथिंग, सो वो एक चीज़ देखने वाली होगी। और हाँ एम्प्लॉयमेंट वाली मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है, जो उन्होंने 3,000 रुपीज़ पर मंथ हर महीने के लिए उन्होंने एम्प्लॉयर्स को रीइम्बर्स कर किया है, जो पैसा जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी में से कटेगा, वो एक अच्छी स्कीम है। हम डिटेल में उसको देखना चाहेंगे। पहले ईपीएफ जो हमारा लॉ था, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट जो था, वो इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं था। बट अब इस स्कीम के बाद ये जो हमारा ईपीएफ एक्ट है, ये काफ़ी बड़ा एक्ट बनने वाला है फ्यूचर में, और इसके बेनिफिट्स देखने वाले हैं कि कौन कितना बेनिफिट इस ईपीएफ एक्ट से ले सकता है। और एम्प्लॉयर साइड और एम्प्लॉय साइड में उन्होंने फर्स्ट टाइमर्स एम्प्लॉयज़ के लिए भी किया है और एडिशनल एम्प्लॉय ऐड करने के लिए किया है। एक उन्होंने कवर किया कि आपने फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय आप हायर कर रहे हो, दूसरा आप एडिशनल एम्प्लॉय हायर कर रहे हो, दोनों को अलग अलग स्लैब से उन्होंने बेनिफिट्स देने की बात करी। सो ओवरऑल ठीक है, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर कवर कर दिया, बिहार की सारी बेल्ट, गया, राजगीर, नालंदा उन्होंने कवर करी है, वो सारी बेल्ट कवर करी है। तो ठीक है, लेट्स सी बजट आगे क्या लेके आता है। सो मेजर पार्ट अगर बेनिफिट दो तो बिहार को ज़्यादा बड़ा बेनिफिट मिला है, तो लेट्स सी आगे क्या होता है। थैंक यू। राइट।